बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष भाटिया। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे तीसरे विश्व युद्ध की आहट की। यह सवाल रह रहकर दुनिया भर के लोगों के जहन में कौंधता रहा है। पहले अमेरिका और रूस में तल्खी होने के बाद यह सवाल उठता था, लेकिन अब चीन के भी तेवर तल्ख होने से अमेरिका और उसके सहयोगी एक गठबंधन बनाकर उसे घेरने में जुट गए हैं। अमेरिका ने पहले भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड बनाया और दक्षिण चीन सागर में चीन के अधिकारों को चुनौती दी, जिसे चीन ने बेकार की कवायद ठहराया और अमेरिका समेत तीनों देशों की खिल्ली भी उड़ाई। क्वाड की 24 सितंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसका हम सबको इंतजार है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर एक और गठबंधन ऑकस बना लिया है, और ऑस्ट्रेलिया को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्लान तैयार किया गया है। चीन ने इस गठबंधन पर ऐतराज जता दिया और चीन ने कहा कि परमाणु तकनीक का आदान प्रदान एक गलत पॉलिसी को जन्म देता है। उधर अफगानिस्तान से अमेरिका की शर्मनाक वापसी भी चीन के हौसले को बुलंद किए हुए है और वो रूस और पाकिस्तान के साथ मिलकर भी एक गठजोड़ खड़ा करने में लगा हुआ है। हालांकि भारत को रूस से फिलहाल उतना खतरा नजर नहीं आ रहा जितना चीन और पाकिस्तान से खतरा है। इतना तो तय है कि बाइडेन अपनी बिगड़ी हुई घरेलू छवि से परेशान होकर कुछ नया और अलग करने की सोच में लगे हैं, तो वहीं चीन भी दुनिया के सामने खुद को एक सुपर पावर की तरह पेश करने में जुट गया है। दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक भी इन सब डेवलपमेंट्स के बीच सुनाई पड़ने लगी है। और अफगानिस्तान से बड़े बेआबरू होकर निकले अमेरिका ने अब अपना फोकस चीन पर शिफ्ट कर दिया है और इसके लिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑकस नाम का एक गठबंधन बनाया है। अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों से भी लैस करेंगे, लेकिन अमेरिका ने फ्रांस को इस गठबंधन से अलग रखा है। अब फ्रांस दो बातों से नाराज है। एक तो अमेरिका ने उसे गठबंधन में शामिल नहीं किया और दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका परमाणु पनडुब्बी की तकनीक दिए जाने के खिलाफ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से $90 अरब का परमाणु सौदा किया था, जिसको अब रद्द किया है। उधर क्वाड के बाद अब ऑकस बनाए जाने के बाद चीन ने अमेरिका को आड़े हाथों ले लिया है और कहा है कि केवल हथियारों की होड़ ही इन गठबंधनों के जरिए अमेरिका की ओर से बढ़ाई जा रही है। इससे इलाके में शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। अब अमेरिका और चीन, रूस के बाद क्या तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हमको सुनाई देने लगी है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हैं। आपका स्वागत है सर। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वस्ति राव भी हमारे साथ है और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर लाल बहादुर स्वर्णकार भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वस्ति राव का रुख करूंगा। आप कैसे देखती हैं डॉक्टर स्वस्ति, ये जो गठबंधन बना है नया ऑकस, क्वाड के बाद अब एक ऑकस गठबंधन है, ये जो एक नई किस्म की का जो गठबंधन तैयार हुआ है, इसको कैसे देखें हम? बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया। ये जो ऑकस गठबंधन बना है, देखिए तीन बातों को हमें इसमें समझना जरूरी है। इसमें तीन पार्टीज हैं और तीनों पार्टीज के अलग अलग इसमें इंटरेस्ट हैं और उसके बाद कुछ इंटरेस्ट कन्वर्ज भी कर रहे हैं। तो जो कन्वर्ज कर रहे हैं वो चाइना एक कॉमन फैक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये जो तीन पार्टीज हैं ये इनके अलग अलग इंटरेस्ट क्या है। देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक NPT सिग्नेटरी है, न्यूक्लियर जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसका सिग्नेटरी है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर वेपन्स अपने खुले तौर पे नहीं रख सकता। और फ्रांस के साथ जो डील हुई थी उनकी 12 सबमरीन्स की, वो डीजल पे आधारित इंजन की थी, जिसको प्रोक्योर करने में पैसे भी बहुत लग रहे थे और वक्त भी बहुत लग रहा था। और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने वो कैंसिल करके अब ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की ये डील नहीं करी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली अपने आप को बोल्स्टर करना चाहता है, एक NPT सिग्नेटरी होने के बावजूद न्यूक्लियर गेम में अपने आप को कैसे कैसे एंटर करे, ये चीज। यूके के लिए क्या है, देखिए यूके जो है ये एक पोस्ट ब्रेक्सिट वर्ल्ड की रियलिटी है। यूके के लिए यूके ने साफ कर दिया है कि यूरोपियन जो पॉलिटिक्स है उससे अलग ग्लोबल अफेयर्स में यूके फिर से एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अभी कुछ दिनों पहले उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया था, इंटीग्रेटेड रिव्यू, जिसको कोल्ड वॉर के जमाने के बाद का पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहा गया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है यूके के ग्लोबल अफेयर्स की दिशा को तय करने में। और यूएसए के लिए आपने साफ तौर पर खुद ही बता दिया कि अफगानिस्तान में अपनी जो किरकिरी हुई है
उसको मैनेज करना, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसमें चाइना को काउंटर करना। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जो क्वाड का एक की एलाय है, वो अभी देखिए जयशंकर साहब जो हैं वो शंघाई कोऑपरेशन में गए हुए हैं और वांग ली साहब से मिले हैं चाइना के, और उन्होंने ये कह दिया है कि हम देखिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे हम यकीन नहीं करते और हम ऐसे किसी भी तरीके के ईस्टर्न नेटो में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो क्वाड टाइप की जो एक मेंबर है भारत, अगर वो इस तरह का कड़ा रुख नहीं अख्तियार कर रहा है चाइना के लिए, तो फिर उसके बाद यूएसए के पास और क्या ऑप्शंस हैं, उसमें से ऑकस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है और इसका बिल्कुल रिपल इफेक्ट चाइना में देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही की फैक्ट हुआ है जी। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर स्वस्ति। हम लौटेंगे आपके पास। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपसे जानेंगे सर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ऑकस को आप कैसे देखते हैं, ये भी बताएं, और क्या अफगानिस्तान में एक किस्म का जो वैक्यूम अमेरिका की वापसी के बाद क्रिएट हो गया है, उसकी वजह से अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस पर एक धब्बा लगा है, उसको कहीं ना कहीं से रिवाइव करने की कोशिश के रूप में हम इसको देखें? जैसा आपने कहा आशुतोष और डॉक्टर राव ने बड़ा अच्छे से समझाया कि अमेरिका जिस तरह से गया वो के वहां से निकला, या जिस तरह से वो अपना जो लॉस ऑफ फेस है उसको कवर अप कर रहा है, उसने दुनिया को एक ये बड़ा सिग्नल दिया है कि अब अमेरिका कोई डिपेंडेबल अलाई नहीं है। और इसमें अमेरिका की जो छवि है वो काफी प्रभावित हुई है। आप ये देखिए अमेरिका की जिस तरह से उसकी जो पावर है वो कम होती जा रही है, जिस तरह से उसका फुटप्रिंट है वो कम होता जा रहा है। आप ये देखिए चाहे आप ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की बात करें, चाहे आप कार्टर डॉक्ट्रिन की बात करें, इन सबको धूमिल होता अमेरिका ने देखा है। 20 साल रहने के बाद जिस तरह से मैं तो कहता हूं कि अमेरिका ने हथियार डाले, इफ आई कैन यूज द वर्ड, वो विश्व के लिए और अमेरिका की छवि के लिए बहुत वो है। आप ये देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, किसी जमाने में अमेरिका का इतना प्रभाव हुआ करता था, लेकिन उनका भी झुकाव आप ये देखिए चीन की तरफ है। दे हैव बीन साइलेंट, उन्होंने कई बार साइलेंस को ही अपनाया है या उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। तो वो साफ और वाजे करता है कि अमेरिका की जो प्रेजेंस है वो धूमिल होती जा रही है, जिस तरह से चीन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। देखिए हम ये बिल्कुल जानते हैं कि चीन ने जिस तरह के अपने डिफेंस पेपर्स या स्ट्रेटेजिक पेपर्स रोल आउट किए हैं, उसने एक विजन रखा है, उसने एक संजय दृष्टि रखी है अपने लिए कि हम 2050 तक एक सुपर पावर बन के रहेंगे, और वो उस तरफ अग्रसर है। आप ये देखिए कि जो बाकी की जो अगर ये अलायंसेस जो उभर के आ रहे हैं, करीब 6 महीने पहले अमेरिकन नेवी जो थी वो सबसे बड़ी नेवी थी विश्व की, अब चीन की नेवी है। चीन की नेवी आज पूरे जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उस पे अपना वर्चस्व बनाए रखे हैं। तो अमेरिका का जो वेनिंग ऑफ इमेज है वो एक कारण है कि ये जो अलायंसेस हो रहे हैं या री अलायंसेस हो रहे हैं। आप ये देखिए अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और वो डायलॉग करते हैं जी। पाकिस्तान में जाके बात करते हैं, या वो चाइना के साथ जाके बात कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या हम केवल बातों में ही उलझे रहेंगे? क्या हम किसी चीज को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे? आप ये देखिए अफगानिस्तान जल रहा है, आप उन लोगों की मुश्किलें समझिए जो वहां रह रहे हैं। आज क्या हम 2021 बीसी में हैं? वाकई मैं यहाँ पर ये कहूँगा ब्रिगेडियर दत्ता कि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि शायद भारत ने एक वफादार दोस्त की भूमिका अफगानिस्तान के साथ भारत को अभी निभाया जाना बाकी है। भारत कब निभाएगा और कब कोई स्टेप लेगा ये हम देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति जारी है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान प्रोफेसर लाल बहादुर स्वर्णकार भी जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्वर्णकार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा ऑकस का भारत पर क्या कोई सीधा असर पड़ता हुआ आप देखते हैं जो गठबंधन बना है,
और इसको कैसे देखें हम, क्योंकि क्वाड के बाद अब ये आया है। और साथ में आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि क्या आप वाकई इसको एक आने वाली स्थिति पाते हैं, देखते हैं कि अमेरिका का जो वर्ल्ड पावर स्टेटस है उसमें तेज़ी से गिरावट हो रही है और ये रिप्लेस किया जा सकता है चीन द्वारा? हम तो आपके बात से सहमत हैं और बाकी स्पीकर के बातों से सहमत है, लेकिन आपके टॉपिक पे मैं आना चाहता हूं कि आपने थर्ड वर्ल्ड की जो ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक उसी तरह की स्थिति अब पैदा हो गई जब जिस तरह की स्थिति सेकंड वर्ल्ड वार के समय थी। अमेरिका फर्स्ट और वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में भी इंटरफेयर नहीं किया था, उसको लास्ट में आया था। अभी भी जो स्थिति अमेरिका का खराब हुई है, हम मीडिया से ऐसा अनुमान लगता है कि अमेरिका फिर लास्ट में इंटरफेयर करेगा, लेकिन मेन आज जो आपने ऑक्सस की बात किया, ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का रोल है अगर ये धुरी राष्ट्र के रूप में, और ये दोनों मिलकर ही मेन थर्ड वार को रोकने का काम करेगा। चाइना और पाकिस्तान जो रोल है वो थर्ड वार के लिए की तरफ बढ़ रहा है, वो अफगानिस्तान को लेकर थर्ड वार की सूचना दे रहा है, लेकिन हमको लगता है कि इंडिया का रोल जो सबसे बड़ा रोल होगा, जो रसिया और अमेरिका के बीच मेडिटेटर का काम कर रहा है, दोनों से बातचीत हो रही है और वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंचेगा कि हो सकता है कि इंडिया इसको शांति समझौता के रूप में हल करे और अफगानिस्तान का भी मदद करने की कोशिश करे। इनडायरेक्ट में अफगानिस्तान को इंडिया हमेशा मदद करता रहा था, आगे भी मदद करता रहेगा। यही कारण है कि इंडिया चुप बैठा है और अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, और हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत बड़ी डील इंडिया का हुआ है और जिसके अंतर्गत वो रशिया को भी और अमेरिका को भी साथ लेने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे देखेंगे हम ये किस तरफ जाता है मामला। यहाँ पर मैं एक बार फिर से ब्रिगेडियर दत्ता आपका रुख करूँगा। यहाँ पर अमेरिका की अफगानिस्तान नीति काफ़ी विवादों में और उस पर काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई ऐसी हैं जो वाकई में समझ नहीं आती। क्या अमेरिका लास्ट मोमेंट पर वो मिलिट्री एक्शंस नहीं ले सकता था जो तालिबान की सत्ता को अफगानिस्तान में आने से रोक पाएँ? क्या ये पैदल सैनिक या आतंकवादी कहें तालिबान के, ये एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी पर हावी कैसे हो गए और इस दौरान अमेरिका मूक दर्शक बनकर सारी चीज़ें क्यों देखता रहा? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अंदर खाने कहीं ना कहीं अमेरिका ने फैसिलिटेट किया है, वरना अमेरिका को हर वक्त ये पता है कि बारादर कहाँ पर है, हिबतुल्लाह खुंदजादा कहाँ पर है, कौन किस शहर से कहाँ जा रहा है। अमेरिका कभी भी स्ट्राइक्स करके इनको निपटा सकता था, लेकिन अमेरिका ने ये सब नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये तो खुद अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है ये अमेरिका को सरप्राइज होने जैसी कोई बात नहीं, ये तो अमेरिका ने फैसिलिटेट किया है। आशुतोष जी, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी कहानी बताता हूं। मैं अमेरिका गया जब मैं सर्विस में था, तो जब मुझे उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू डू, तो मैंने उनको कहा कि आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब उस जो ऑफिसर मुझे पूछ रहा था तो उसने कहा यू आर ए कर्नल इन द इंडियन आर्मी। आई डिडंट से एनीथिंग, आई जस्ट स्माइल्ड। तो जब अमेरिका के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है जी, जब अमेरिका के पास इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उसको अगर कोई परिंदा भी पर मारता है तो उसको पता लग जाएगा। अमेरिका तो वहां साल रहा, 975 बिलियन डॉलर्स उसने खर्च किए, अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री था उसको उसने सब्सटेंशिएट और उसको सस्टेन कराया। तो जो आप कह रहे हैं आशुतोष जी कि बिल्कुल ये एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी। जब देखिए उनसे तालिबान से उनके डिस्कशन चल रहे थे, तब उन्होंने एक ब्लूप्रिंट दिया था कि भाई हम 135 दिन के अंदर 5000 ट्रुप्स की थिनिंग आउट शुरू करेंगे, वहां से उनको अपस्टिक करेंगे। और तालिबान के साथ देखिए, जिस फोर्स के साथ आप लड़ रहे हैं, जिस फोर्स का दमन करने के लिए आप, जिस दहशतगर्दों का दमन करने के लिए आप वहां गए थे, आप उन्हीं से बाद में 20 साल बाद हाथ मिला लेते हैं। बिल्कुल, ये क्या सबूत देता है या क्या सिग्नल देता है दुनिया को? दूसरी चीज, आपके पास वो कैपेबिलिटीज हैं। ये जो ब्लूप्रिंट था, ये तो काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। आपके पास ये टाइम था, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास रीच है कि आप अपनी जो रिसोर्सेज थे उनको अनवाइंड करके अमेरिका ले जा सकते थे, यानी इनका कंक्लूजन यही निकला ना ब्रिगेडियर दत्ता, कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ही फैसिलिटेट किया है तालिबान की सत्ता को। बिल्कुल बुलसाई, बिल्कुल। तो फिर क्यों कहा, हम ये क्यों माने कि अमेरिका भी सरप्राइज रह गया? और दूसरा, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या भारत को विश्वास में लिया होगा इस फैसले से पहले या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारत वॉज ऑल्सो टेकन बाई सरप्राइज। देखिए, जिस तरह की खबरें मिल रही थी
लेकिन हाँ, ये इंटेलिजेंस जो हमारी एजेंसीज हैं उनका भी फेलियर है कि वो अगर थोड़ा सा आगाह कर देती। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारी जो जितने का इन्वेस्टमेंट है या जिस तरह का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, मैं चाहता हूं, या ये मेरे पर्सनल विचार हैं, पर्सनल तासुरात हैं, कि हमें वहां कोई इस तरह की कोई ट्रेनिंग टीम या कोई एडवाइजरी टीम जो मिलिट्री के रूप में थी, वो हमें रखनी चाहिए थी, जिसे हमें इंटेलिजेंस मिल सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनकी पूरी माइट को या उनकी जो जितनी तालिबान हमारी का था ब्रिगेडियर दत्ता, मेरी जानकारी के मुताबिक हमारी ग्राउंड प्रेजेंस तो थी, लेकिन वक्त रहते शायद हम तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि यहाँ पर आईएसआई और सीआईए इस तरह का गेम प्लान कर रहे हैं। मैं लौटूंगा इस विषय पर, हम मूल विषय पर अपने वापस आते हैं, जो गठबंधन यहाँ पर ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बना है। मैं एक बार फिर रुख करूंगा डॉक्टर स्वस्ति राव का। डॉक्टर स्वस्ति राव, आप ऐसा पाती हैं क्या कि मौजूदा हालात में जिस तरह की टेंशन्स हो रही हैं और अनेक ग्रुप्स बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अफगानिस्तान की घटना के बाद फर्क पड़ा है और जियो स्ट्रेटेजी तेजी से बदल रही है, ये सारे हालात क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट से जोड़कर हमको इनको देख सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट से हम जोड़कर देख सकते हैं या नहीं, ये तो एक बड़ी ऐसी प्रोफेसी किसी बात है, और हम लोग बेसिकली विश्लेषण करते हैं चीजों का, तो किसी प्रोफेटिक किस्म के स्टेटमेंट पे तो मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन हाँ, दो तीन बातें मैं आपसे इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी। एक, जैसा दत्ता साहब ने कहा कि अमेरिका को पता था और अमेरिका की जानकारी के बगैर इस तरह का ट्रांजिशन अफगानिस्तान में होना संभव नहीं। देखिए, ये एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान, अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड था, जो हेडक्वार्टर था कतर में, ठीक है, वो अमेरिका ने बंद कर दिया है उसका ऑफिस। सेंट्रल कमांड अब शिफ्ट हो गया है पैकॉम, विच इज शॉर्ट फॉर इंडो पैसिफिक कमांड, ओके, क्योंकि अमेरिका ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट जो कांग्रेशनल जो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, चाइना के को काउंटर करने से लेकर 2021 जनवरी की ही निकली हुई है, वहीं से उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अब उनका फोकस वहां से हटकर जो रशिया और चाइना एंड स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन पर होगा। तो सेंटकॉम का बंद होना और उसके बाद पैकॉम का इस तरह से नए सिरे से आना, ये इस बात को इंगित करता है, पहली चीज। दूसरी चीज एक ये भी समझना जरूरी है कि बेसिकली देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि आज जो ये हुआ है, ऑकस जो पैक्ट हुआ है, 5 साल पहले इसको हम सोच नहीं सकते थे। तो बिल्कुल जाहिर है कि चाइना से जो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड संबंध और जो बाकी जो स्ट्रेटेजिक संबंधों में जो डेटेरिएशन हुआ है, उसकी वजह से एक ये उसका बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये कहना कि चाइना के खिलाफ जिस तरह से ग्रुपिंग हो रही है और पूरी दुनिया एक तरह से जिस तरह से गुटों में बटी हुई दिख रही है, तो उस लिहाज से क्या हम हिस्ट्री को रिपीट करने की कगार पे खड़े हैं? हाँ, संभवतः। लेकिन एक और चीज समझनी जरूरी है, और इसको प्लीज अच्छे से समझते हैं कि ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होती, ठीक है। और अगर आप इसका जो ऑकस के एग्रीमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से, तो ये बेसिकली एक 18 महीने के वक्फे के दौरान ये ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स मुहैया कराएंगे, नंबर 1। और ये टेक्नोलॉजी आज तक यूएसए ने केवल यूके के साथ साझा करी थी, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा रही है। और तीसरी चीज ध्यान देने की बात यह है कि स्कॉट मॉरिसन खुद ये बार बार कह रहे हैं कि देखिए, ये न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने की बात नहीं है। हम यहाँ पे जो फोकस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रहेगा, हमारा फोकस क्वांटम जो टेक्नोलॉजी पे रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो ब्रॉडर इंडो पैसिफिक विजन है वो उसके साथ ही है, वो उसके साथ एक तरह की सिमेट्री में है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक तरह की न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ले आने के लिए बनी हुई है। तो चाइना का ये कहना कि दुनिया चाइना के खिलाफ लामबंद हो रही है, ये सच है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पे खड़ी है। न्यूक्लियर मुहाने पर फिलहाल नहीं खड़ी है। हम स्टूडियो में रुक करेंगे हमारे विशेषज्ञ प्रोफेसर लाल बहादुर स्वर्णकार जी का। आपसे मैं समझना चाहूँगा सर कि चाइना का अगर हम जिक्र करें तो चाइना की हमेशा इस तरह की साम्राज्य विस्तारवादी नीति रही है और वो पूरे विश्व पर राज करने जैसी मानसिकता उसकी रही है और उस दिशा में वो कदम बढ़ा भी रहे हैं, काफ़ी ऑटोक्रेटिक किस्म का उनका रवैया रहा है। उसको रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं भारत की तरफ से, जो अब तक कदम रहे हैं, आगे इसमें और क्या किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, भारत हमेशा से गुट निरपेक्ष राष्ट्र रहा है और गुट निरपेक्ष नीति के आधार पर
वो अपना काम कर रहा है, रशिया से भी बात कर रहा है, अमेरिका से भी बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से पहले से संबंध बनाए रखा है। और लोग जो समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान में भारत कुछ नहीं कर रहा है, भारत अफगानिस्तान में इंटरनल बहुत कुछ कर रहा है। और वो हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है कि चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ ही सारे देश धीरे धीरे लामबंद हो रहे हैं। ये थर्ड वर्ल्ड वार तो होगा नहीं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान की जो है ऐसी तैसी होने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान में अपना सेटलमेंट बनाने की कोशिश में है, और वो इंडिया भी चाह रहा है कि पाकिस्तान में अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर करेगा। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन थर्ड वार नहीं होगा, शांति रूप में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा और चाइना की पावर को कम करने की कोशिश करेगा। चाइना जिस तरह से भारत के बहुत से भूभाग को दखल कर रखा है, उससे भी अपना गुस्सा निकालने के लिए इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से और अमेरिका से सेटलमेंट कर रहा है। लेकिन हमें जहां तक लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा, कोई भी ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन चाइना पे दबाव बनाएगा सभी लोग। चाइना पे सब लोग दबाव बनाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर स्वस्ति राव का मैं एक बार फिर से रुख करूंगा, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा मैम कि 24 तारीख को जो क्वाड की शिखर बैठक है, उससे हम क्या आशा लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि इस अफगानिस्तान के तालिबान टेक ओवर के बाद ये होने जा रहा है। इसीलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाटिया साहब, और इसीलिए ऑगस्ट का जो ये टाइमिंग है, ये इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए इंटरनेशनल जो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी है उसमें टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर ऑगस्ट इस पर्टिकुलर टाइम पर आ रहा है जब इसके 1-2 हफ्ते बाद हम अमेरिका में क्वाड के लीडर्स की मीटिंग होगी, तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि इंडो पैसिफिक रीजन और क्वाड को लेकर क्या विचार जो है वो चल रहे हैं। तो उस टाइमिंग को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली वहां पे रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के बारे में जरूर बात होगी। देखिए क्वाड इज ऑल अबाउट, जिसको कहते हैं ना 4 C's, कि 4 C's में आपका, उसमें वहां पे काउंटर टेररिज्म है, उसमें रेजिलियंट सप्लाई चेन्स हैं, और उसमें मतलब चेन्स, सप्लाई चेन्स हैं, और उसमें एक सी में चाइना है। तो जिसके बारे में भले ही कोई बात ना करे, लेकिन वो एलिफेंट इन द रूम है। इस बात को नकारना असंभव है कि चाइना के जो ये एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसीज हैं, जो 9-9 में हमें दिखता है, ईस्ट चाइना सी में हमें दिखता है, भारत के साथ हमें दिखता है। अच्छा, एक बात और, अभी उसको कुछ देर पहले स्पंडकार साहब कह रहे थे कि भारत एक तरह से गुट निरपेक्ष हमेशा रहा है। इसका देखिए फायदा भी मिलता है भारत को। अभी जो शंघाई कोऑपरेशन के साइडलाइंस पे मुलाकात हुई है हमारे और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो वहां पे इस बात का संज्ञान लिया गया है कि एलएसी पे जो डिसएंगेजमेंट चला जा रहा है वो एक तरह की बीरबल की खिचड़ी है जो वहां पे पक रही है। अब वहां पे गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पे डिसएंगेजमेंट हुआ है, तो एक तरह से अगर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भारत इन गुट निरपेक्षता की वजह से चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम इस बात की एक एडवांटेज को भी देख सकते हैं कि जब भारत अपने आप को एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमस कंट्री की तरह से प्रेजेंट करता है, तो वो भारत के इमीडिएट नेशनल हित में भी है। तो जैसे कि डिसएंगेजमेंट एक इंपॉर्टेंट बात है जो इस वक्त हो रही है और उसमें इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, तो भारत के इमीडिएट नेशनल हित में ये बात है। तो इस बात को मैं उजागर करना चाहूंगी। बाइडेन जो अभी समिट होगी उसमें रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के बारे में बात होगी। एक और बात मैं बताना चाहती हूं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डिटेल में विचार कर रहा है एक एशियन डिजिटल ट्रेड डील के ऊपर, और एशियन डिजिटल ट्रेड डील के ऊपर भी इस पे चर्चा होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर इस पे चर्चा होगी, काउंटर टेररिज्म, ब्लू इकोनॉमीज के ऊपर इसमें चर्चा होगी, और हम देखेंगे कि कॉड और कॉड प्लस अरेंजमेंट, इसके ऊपर भी चर्चा होगी कि कैसे इसकी आउटरीच हम बाकी दुनिया तक पहुंचाएं, जो भले ही कॉड का हिस्सा ना बनना चाहे लेकिन कॉड प्लस का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि एक ये भी बहुत इमर्जिंग एरिया है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जी ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं। हाल ही में एक के बाद एक हमने देखा कि अफगानिस्तान में खासकर जो डेवलपमेंट्स हुए उसके बाद इंटेल चीफ्स की बैठक दिल्ली में हुई, और एक के बाद एक इन देशों के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भारत आए और उन्होंने यहाँ पर विदेश मंत्री से भी मुलाकात की, और हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल साहब, उनसे भी मुलाकात की। इन मुलाकातों को आप कैसे देखते हैं? पहले रशियन इंटेलिजेंस चीफ आए, ब्रिटेन के आए, कैसे देखें ये डेवलपमेंट्स? इनमें क्या इनके पीछे आप क्या एम पाते हैं? आशुतोष जी, देखिए जिस तरह के समीकरण उभर के आ रहे हैं, आप ये देखिए सऊदी अरेबिया या ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव से या इंटेलिजेंस हेड से वो यहाँ आए, और भी कंट्रीज के आए, तो वो बिल्कुल साफ करता है कि भारत
ये जो नए समीकरण हैं या जो डेफिनेशन या जो परिभाषा अब सेंट्रल एशिया की लिखी जाएगी, उसमें भारत का रोल बहुत अहम होगा। और देखिए, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत एक ऐसी रीजनल पावर है जो इसको इस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है कि भारत के पास वो मादा है, वो कुव्वत है, वो डिप्लोमेटिक एडवांटेज है कि वो वहां शांति भी अमल में ला सकता है और इस गवर्नमेंट को ये भी बता सकता है कि इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज, आप शासन नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, अफगानी आवाम ऐसा है कि किसी ने कोई जोर जबरदस्ती करके वहां कोई नहीं जीता है। आप अफगानी आवाम को लेकर ही वहां हुकूमत कर सकते हैं, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो कम्युनिस्ट सरकार हो वहां, या कोई और सरकार हो। तो भारत का एक बहुत अहम रोल है। आप ये देखिए, ईरान का झुकाव या और इस तरह की जो कंट्रीज हैं उनका जो झुकाव है, रशिया का भी झुकाव जो है भारत की तरफ है। तो भारत की जो भूमिका है वो बहुत अहम वाकई सेंट्रल एशिया से अमेरिका की वापसी के बाद भारत की भूमिका बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग इसको इस रूप में भी देख रही हैं पूरी दुनिया कि चीन का प्रभुत्व इतना ना हो जाए कि वो दुनिया पर हावी होने लगे, इसलिए भी भारत की भूमिका बढ़ेगी। मैं बहुत कम समय बचा है, डॉक्टर स्वस्ति आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा कि आज एक इवेंट हुआ, अब तक हम तालिबान के साथ भारत के आने वाले दिनों में संबंध कैसे रहेंगे इसको लेकर बहुत गैस कर रहे थे और वेट एंड वॉच की पॉलिसी जा रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में जिस तरह की बात की, उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ का उभार पूरे विश्व के लिए खतरा है और विकास के रास्ते में बाधक है, और अफगानिस्तान का उदाहरण उन्होंने दिया। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट है जो कि इस वक्त स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के ऑफिस में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें देश के सारे टॉप इंटेलिजेंस ब्रास है, आईबी है, रॉ है, एनआईए है और स्टेट एजेंसीज हैं और पुलिस फोर्सेज हैं। ये इस बात को भी डिस्कस कर रही हैं कि अफगानिस्तान के बाद अब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे कैसे निपटा जाए। क्या ये डेवलपमेंट्स ये कहने के लिए पर्याप्त ऑब्जर्वेशन हमारा है कि भारत का एंगेजमेंट अब तालिबान के साथ नहीं होगा और भारत तालिबान को एक थ्रेट के रूप में देखता है? नहीं भाटिया साहब, देखिए ये ऐसा है कि ये इस पे ये कहना कि भारत जो है वो इस तरह से जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट पोजीशन टू टेक। ये दुनिया भर के, यहाँ तक कि रशिया और चाइना जो तालिबान, पर उन्होंने अफगानिस्तान का नाम भी लिया, कट्टरपंथ का उभार घातक है ये भी कहा और अफगानिस्तान का नाम भी प्रधानमंत्री ने लिया है। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो तालिबान के जो दोस्त हैं दुनिया में, रशिया और चाइना, वो भी उनको एक ऑफिशियल अभी रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं। वो भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने वायदों पे खरे उतरते हैं, और ऑल तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के मूड में कोई नहीं है, उनके दोस्त भी। तो भारत का वहां पे कहना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ऐसे वहां पे खड़े होकर कहना ये दिखाता है हमारा कमिटमेंट क्या है। ये नंबर एक है। दूसरा ये कि आप जो कह रहे थे कि जो हमारे यहाँ बैठकें हो रही है इंटेलिजेंस के लेवल पे, बिल्कुल ये आगाह रहने की हमें जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनमें अक्सर ये हम देरी कर देते हैं, चाहे वो चाइना पे एलएसी का मसला हो, वो एक आईएसआर फेलियर था, और इस पे इंडिया को अपने कैपेबिलिटीज को बोल्स्टर करके रखना चाहिए। तीसरा जो आपने कहा कि इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान सरकार अफगानिस्तान में जो सरकार बनेगी उससे लगातार बातचीत बना के रखेगी। हमारा वहां पे निवेश और वहां से सेंट्रल एशिया पे जो हमारी रीच है वो हमारे बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का पॉइंट है। जी, यानी बातचीत, वार्तालाप जरूर होगा। वार्तालाप हुआ भी है, इससे पहले भी दोहा में हमने देखा स्टेनिक्ज़ई के साथ भारतीय राजदूत ने वहां बैठक की। आगे भी वार्तालाप जारी रहेगा तालिबान की सत्ता के साथ, लेकिन फिलहाल ऑफिशियल रिकॉग्निशन जैसा कोई इंडिकेशन हम नहीं देखते, और ऐसा दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी है। रशिया तक ये कह चुका है कि अभी उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करने जा रहा है। तो बहुत कुछ पानी अभी बहना बाकी है, देखते हैं होता क्या है। बहरहाल विश्व राजनीति बेहद रुचिकर मोड़ पर खड़ी है। फिलहाल शुक्रिया करेंगे अपने सभी मेहमानों का हम यहाँ पर। डॉक्टर स्वस्ति, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही ब्रिगेडियर दत्ता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर स्वर्णकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं।